तो जी न्यूज मॉर्निंग प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे 1 मिनट एक खबर से, यानी पूरी खबर आपको बताएंगे सिर्फ 60 सेकंड में। किसानों के साथ बुधवार को छठे दौर की वार्ता एक बार फिर से बेनतीजा रही। 1 मिनट में जानिए सारी अपडेट। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों में संशोधन का सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। इसके साथ ही दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने महापंचायत कर तीनों कानून रद्द कराने के लिए आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। किसान दिल्ली को जोड़ने वाली सभी सड़कें बारी बारी बंद करेंगे। आसपास के राज्यों में दिल्ली चलो अभियान शुरू किया जाएगा। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे बंद करेंगे। 12 दिसंबर को किसान देश भर में टोल नाके फ्री करेंगे। 14 दिसंबर को किसान देश के हर जिले में प्रदर्शन करेंगे। किसान बीजेपी नेताओं और पार्टी दफ्तरों का घेराव भी करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। मंगलवार रात किसानों और गृह मंत्री के बीच हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया था। तो वहीं किसानों के लिए सरकार के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक बुलाई। 1 मिनट में देखिए इस बैठक में क्या हुआ। कृषि कानून में संशोधन प्रस्ताव को किसानों द्वारा ठुकराए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने घर पर एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। करीब 2.5 घंटे चली इस बैठक में किसानों को मनाने और समझाने की आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बुधवार को सरकार ने किसानों को जो 20 पन्नों का प्रस्ताव भेजा था, उसमें कहा था एमएसपी खत्म नहीं होगी और सरकार लिखित आश्वासन देगी। मंडी कानून एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। निजी मंडियों या कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। निजी मंडियों और कारोबारियों पर टैक्स लगाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कोर्ट जाने का अधिकार होगा। अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी दी जाएगी। सरकार का साफ संकेत था कि कानून वापस लेना किसान हित में नहीं है। हालांकि प्रस्ताव पेश किए जाने से यह साफ है कि संशोधन के पूरे विकल्प है। हालांकि किसानों ने सरकार के इस प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया और अब दोनों ओर से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बुधवार को विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति कोविंद से मिला। आप देखिए इस मुलाकात का क्या महत्व रहा। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। विपक्ष के 5 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और तीनों कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए कहा, इनसे देश में खाद्य सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो सकता है। तीनों कानून जो आज बने हैं, इनको वापस लेना चाहिए। इसके पीछे किसानों के लिए नुकसान, हमारे कृषि के लिए नुकसान, अपनी देश की अन्न सुरक्षा के लिए नुकसान, और इसके चलते हुए बहुत सारा ये होता है कि दाम भी बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष आज और आगे भी किसानों के साथ है। और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। विपक्ष ने आरोप लगाया कि कृषि कानूनों को लाने से पहले सरकार ने न किसानों से चर्चा की, न संसद की सेलेक्ट कमेटी पर इस पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में यह दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी चुनावों में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। जेपी नड्डा ने कोलकाता में बीजेपी के 9 जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता के भवानीपुर में बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन और अन्याय नहीं कार्यक्रम की शुरुआत की। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने दावा किया कि 2021 चुनाव में बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले, हमारा वोट प्रतिशत 4 था। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18, और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40, और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको समझना है। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने ऐलान किया है कि वो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी।
पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने बुधवार को फैसला किया कि वो अपने 10 सालों के शासन कार्ड का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर जनता के सामने रखेगी। टीएमसी का ये दांव आगामी चुनावों को देखते हुए उठाया गया कदम माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ये दांव चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का उपाय है, जिन्हें पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना रणनीतिकार बनाया है। इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए टीएमसी पिछले 10 साल में चलाए गए विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं को लोगों के सामने रखेगी। इस रिपोर्ट कार्ड को पेश किए जाने के दौरान पार्टी के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड का शीर्षक होगा टीएमसी रिपोर्ट कार्ड, विकास के 10 साल। रिपोर्ट कार्ड में 10 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा होगा। इन 10 सालों में चलाई गई परियोजनाओं और नीतियों की जानकारी दी जाएगी। योजनाओं की सफलता की दर पर भी चर्चा की जाएगी। टीएमसी का कहना है कि रिपोर्ट कार्ड में पार्टी के पिछले 10 साल में किए गए कामों के तथ्यों और आंकड़ों के बारे में बताया जाएगा और साथ ही इस रिपोर्ट कार्ड में टीएमसी शासन के दौरान सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 मिनट में देखिए पूरी अपडेट। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य को बुधवार को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने के बाद दक्षिण कोलकाता में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टरों ने उन्हें फ्लू क्लिनिक में भर्ती कराया है। डॉक्टरों ने कहा है कि उनका फ्लू का इलाज चल रहा है और आवश्यक परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही यह तय हो सकेगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है या नहीं। देर शाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री का हाल जानने उस अस्पताल में पहुंची। इसके बाद उन्होंने पूर्व सीएम की तबीयत को लेकर एक ट्वीट भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी तबीयत को लेकर मैं थोड़ी चिंतित हूँ। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। बुद्धदेव भट्टाचार्य वर्ष 2000 से लेकर 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। 1 मिनट में देखिए पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद परिसर में नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद होंगे। नई संसद के लिए शिलान्यास समारोह दोपहर 12:55 पर शुरू होगा। दोपहर 1 बजे से भूमि पूजन और फाउंडेशन स्टोन बिछाने का कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री 2:15 पर संबोधित करेंगे। लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य बैठ सकेंगे। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्य बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में 1224 सांसद एक साथ मौजूद हो सकते हैं। नए भवन का क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर होगा। निर्माण पर कुल 971 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। संसद की नई इमारत भूकंप रोधी क्षमता वाली होगी। नए संसद भवन में भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने के लिए संपूर्ण देश के दस्तकार और शिल्पकार अपना योगदान देंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से कहा है कि भारत और चीन के बीच हालात मुश्किल दौर में हैं। आपको बताते हैं 1 मिनट में ये पूरी खबर क्या है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि भारत और चीन के बीच संबंध काफी मुश्किल दौर में है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन इंटरेक्टिव सत्र के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह टिप्पणी की। हम शायद चीन के साथ अपने संबंधों के सबसे कठिन दौर में हैं। निश्चित रूप से पिछले 30 से 40 वर्षों में, या आप इससे भी ज्यादा मान सकते हैं, इस साल संबंध बहुत खराब हो गए हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि एलएसी के साथ शांति और शांति बनाए रखना बाकी रिश्तों की प्रगति का आधार है। आप सीमा पर जिस तरह की स्थिति होती है उसके तर्ज पर सभी क्षेत्रों की तुलना नहीं कर सकते, ये काल्पनिक होगा। विदेश मंत्री ने यह भी माना कि मुद्दों के मतभेद के बावजूद संबंधों में सकारात्मक माहौल था। हमें यह समस्या है क्योंकि 1988 से हमारे रिश्ते में हिचकी थी। हमारे मुद्दे और मतभेद थे, लेकिन मोटे तौर पर संबंधों की दिशा सकारात्मक थी। व्यापार, यात्रा और विभिन्न अन्य डोमेन में संबंध बढ़े हैं क्योंकि दोनों पक्षों ने एलएसी के साथ शांति और शांति बनाए रखने के लिए कई समझौते किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनाव के चौथे चरण का मतदान होगा। वहां की भी अपडेट देखिए 1 मिनट। जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी चुनावों में 5वें चरण का मतदान होगा। 5वें चरण में कुल 36 सीटों पर मतदान किया जाएगा। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक चलेगा। 5वें दौर में कश्मीर डिवीजन में 17 और जम्मू डिवीजन में 19 सीटों पर वोटिंग होगी।
इस बीच चुनावों में सुरक्षा को लेकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा ने कहा, अगर कोई भी मतदान में बाधा डालता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंतज़ाम बड़े पुख्त हैं, सख्त हैं और पुलिस फोर्सेस की भी कमी नहीं है। एक हादसा जो अनंतनाग में हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमने उसको कंडेम भी किया है और ऐसी फोर्सेस जो किसी भी इलाके में एक इलेक्शन में इंटरफेयर करती हैं, लॉ विल टेक इट्स कोर्स अगेंस्ट दोज पीपल। 5वें चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग बूथ और उसके आसपास सुरक्षा को लेकर BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती होगी। और अब आइए जानते हैं क्या है देश में कोरोना से जुड़ी अपडेट। देश में कोरोना के मामले अब 97 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,080 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में कुल 402 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,41,360 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97,35,850 हो गई। वहीं देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 94.65% है। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में 2,463 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीच 50 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,177 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। देश की राजधानी दिल्ली में अब एक्टिव मामलों की संख्या 20,546 रह गई है।